नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मार्क्सवाद, जिसके प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्सवाद की पृष्ठभूमि क्या है, सिद्धांत क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कार्ल मार्क्स का समय काल देख लीजिए। 1818 में इनका जन्म हुआ, 1883 में इनकी मृत्यु हुई। एक और बात कि कई बार परीक्षा में, खासकर लेक्चर कैडर और यूजीसी नेट की परीक्षा में क्या होता है कि कुछ विद्वानों के नाम दे दिए जाएंगे, 4 विद्वानों के। फिर जन्म काल के अनुसार कहा जाएगा कि इनको स्थापित करें क्रमानुसार। तो इसलिए इनका जन्म जो है आप याद कर लीजिएगा। साथ ही पढ़ते हैं सिद्धांत क्या है। 17वीं और 18वीं सदी के दौरान पश्चिमी देशों में कारखानों की स्थापना हुई तथा पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मजदूरों की दशा बिगड़ने लगी। कारखानों में प्रवेश पाने वाले मजदूरों का सब प्रकार से शोषण हुआ। काम के लंबे लंबे घंटे, मतलब बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था बहुत समय के लिए। एक एक दिन में 18-18 घंटे, 20-20 घंटे तक। ठीक है, इस तरह से। आगे साथियों, गंदी बस्तियों में जीवन और कमज़ोर एवं खराब स्वास्थ्य इत्यादि, इस तरह से वो जीते थे। इसका परिणाम हुआ मजदूरों का शोषण। अमीर और गरीब में निरंतर बढ़ता अंतर, आर्थिक असमानताएं, अवनति और अलगाव, ये सब हुआ। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, कारखाने बढ़े, तरक्की होना शुरू हुई पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, तो मजदूरों का बहुत बड़ा शोषण हुआ। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजलिस ने पूंजीवाद के दुष्प्रभावों को स्पष्ट रूप से अनुभव किया और इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद, मार्क्स के नाम पर मार्क्सवाद चला था, जिसको वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। तो इन दोनों ने, माफ़ करिएगा, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने वैज्ञानिक समाजवाद ले आए। ठीक है, ये लेकर आए वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद। कुछ नियम लेकर आए कि हाँ, अगर समाज इस तरह से इन नियमों को अपनाए तो पूंजीवाद और जो सर्वहारा वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनके बीच की खाई जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी दर्शन में मार्क्स और एंजलिस के बाद योगदान देने वालों में इनके अतिरिक्त बी.आई. लेनिन, जो रूस के थे, माओ त्से-तुंग भी जिनको कहा जाता है, जो चीन के थे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज भी जो थेरी है रूस में, वो मार्क्सवाद की थेरी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये अलग बात है कि वहाँ पर समाजवाद, जैसे बोले कि वैज्ञानिक समाजवाद लाने के लिए लाखों लोगों की हत्या कर दी गई है। ठीक है, तो कहीं हद तक वो सही नहीं माना जाता है। चीन में भी ऐसा ही हुआ। माओ त्से-तुंग ने भी वहाँ पर समाजवाद लाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या करवाई। तो ये अच्छी बात नहीं है। अलगाववाद का अर्थ है अकेलापन, विरक्ति, उदासीनता, संबंध विच्छेद। ठीक है, मार्क्सवाद में अलगाववाद का अर्थ है व्यक्ति अपने आप को अपने क्रियाकलापों और स्वयं से अलग थलग पाता है। ठीक है, एक अलगाववाद का शब्द का प्रयोग हुआ है मार्क्सवाद में। तो वैसे तो अलगाववाद का जो अर्थ है वो है अकेलापन, विरक्ति, उदासीनता समाज के प्रति या अपने प्रति। लेकिन समाजवाद में अलगाववाद का जो अर्थ है वो है कि व्यक्ति अपने आप को अपने क्रियाकलापों और स्वयं से अलग थलग पाता है। ओके, ये समझ में आ गया होगा साथियों आपको। साथियों, जब हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत मार्क्सवाद को पढ़ ही रहे हैं, इतना कुछ बता ही दिया कि किन कारणों से मार्क्सवाद का उदय हुआ, तो कार्ल मार्क्स के बारे में भी थोड़ा सा आपको बता ही देता हूँ। ओरल बता देता हूँ, जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ और ये जर्मनी के बसनीक हैं, मतलब जर्मनी में इनका जन्म हुआ है। लेकिन वहीं से इन्होंने पीएचडी भी करा एक विश्वविद्यालय से। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा हूँ कि इनकी कहानी क्या रही। इन्होंने शुरू से ही ना जो गरीब वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उनके प्रति जो है निष्ठा, जो बोले कि उनके प्रति सहानुभूति दिखाई है। और अपने ग्रंथों में दास कैपिटल हो, चाहे कुछ और 2 पुस्तकें हैं उनकी, वो मैं बाद में बताता हूँ, तो उसमें भी विचार रखे हैं। बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ा जाता है, इनको सुना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में सुना जाता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति इनके बारे में पढ़ाते हैं उनको।
तो साथियों, कार्ल मार्क्स का जन्म तो जर्मनी में हुआ, लेकिन उनके विचार इतने ज़्यादा क्रांतिकारी थे कि वहाँ की सरकारों ने इनको निष्कासित कर दिया, देश निकाला दे दिया। फिर वहाँ से होते हुए जब फ्रांस आ गए, फ्रांस में भी उन्होंने कुछ सभाएं गठित की, कुछ ग्रंथ लिखे, लेकिन कहते ना कि वहाँ की सरकार भी इनके जो नियम थे, या जो बोले कि इनके सिद्धांत, इनके विचारों से वो एक मत नहीं थे। ठीक है, तो फ्रांस में भी उस वक्त पूंजीपतियों की सरकार थी, जर्मनी में भी, जर्मनी से पहले निष्कासित हो गए, जहाँ से जन्म हुआ वहाँ उसी देश ने इनको निकाल दिया इनके विचारों की वजह से कि ये तो भाई क्रांति ला सकता है। फिर उसके बाद फ्रांस चले गए, फ्रांस की सरकार भी पूंजीपतियों की सरकार थी, वहाँ से भी निष्कासित हो गए। फिर जे अंत में ब्रिटेन में रहे, इंग्लैंड में रहे, वहीं पर जीवन भर इन्होंने अपना जो भी मार्क्स के सिद्धांत लिखे, अपने सिद्धांत लिखे, विचार लिखे अपनी पुस्तकों में, तो आज भी जो पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, जिसको मार्क्सवाद कहा जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। ओके साथियों, तो ये इनका जीवन रहा कि देख लो कि जहाँ पर इनका जन्म हुआ उस देश ने भी निकाल दिया, और जहाँ पर शरणी उस देश ने भी निकाल दिया, तो अंत में जाकर ब्रिटेन में ये रहे, और वहीं से इनकी पुस्तकें छपी और आज पूरे वर्ल्ड में इनको पढ़ा जाता है। और जहाँ देख लो कि जन्म हुआ, वहाँ की सरकार ने इनकी थ्योरी, इनके सिद्धांतों को नहीं अपनाया। किन किन देशों ने अपनाया? रूस ने अपनाया। लेकिन ये गलत बात है कि मार्क्सवाद कभी भी ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती पूंजीपतियों और गरीब सर्वहारा वर्ग को एक छत के नीचे लाया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर दोनों के बीच की खाई को ख़त्म करना है तो सबसे पहले कुछ नियम स्थापित करने होंगे। नियम इन्होंने दिए। ठीक है साथियों, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गलत तरीके से इनके सिद्धांतों को गढ़ा गया, चाहे वो लेनिन हो, चाहे माओ त्से तुंग हो, तो गलत तरीके से लाखों लोगों की हत्याएं करवा दी गई, तब जाकर रूस बसा, तब जाकर चीन बसा। और आगे भी हमारे वियतनाम में भी जो वर्ल्ड में हमारे पूर्व में पड़ता है वियतनाम, वहाँ पर भी मार्क्सवाद की थ्योरी की चलती है। हमारे अभी देख लीजिए म्यांमार, बर्मा जो है, वहाँ पर भी समाजवाद आ चुका है, वहाँ पर भी वन पार्टी सिस्टम हो रहा है। इसके अलावा क्यूबा में तो था ही। ओके, तो ये जो 3-4 देश हैं जहाँ पर मार्क्सवाद की थ्योरी पर चलने की बात होती है, लेकिन हत्याएं होती हैं उसके नाम पर। ठीक है, तो आगे चलते हैं साथियों, पढ़ते हैं इनके बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में। मार्क्सवाद और इनके मूल सिद्धांत क्या रहे हैं? मार्क्सवाद मजदूर वर्ग का राजनीतिक दर्शन है। ठीक है, मजदूर वर्ग का राजनीतिक दर्शन है। उदारवाद पूंजीवाद वर्ग का राजनीतिक दर्शन है। ठीक है, उदारवाद क्या है? वो पूंजीवादी वर्ग का राजनीतिक दर्शन है, और जो मार्क्सवाद है वो राजनीतिक दर्शन है मजदूरों का। ये एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, कई बार आपने उदारवाद शब्द प्रयोग किया होगा पढ़ते समय, आपने +2 में, ग्रेजुएशन में उदारवाद के बारे में पढ़ा होगा। वो पूंजीपतियों की बात करता है, राजनीतिक दर्शन है, फिलोसफी है। बट आगे बढ़ते हैं। यह सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत है क्या? मार्क्सवाद। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन क्यों होते हैं और किस प्रकार से ये परिवर्तन प्रभाव में आते हैं? सामाजिक परिवर्तन भौतिक कारकों के कारण होते हैं, और ऐसे तरीके से होते हैं जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, ये भी समझाते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन भौतिक कारणों के कारण होते हैं। भौतिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, भौतिक, अभी अमीर कोई व्यक्ति है तो उसके पास सभी भौतिक सुविधाएं हैं, जो भी उसको फ्रिज चाहिए, है ना, एसी चाहिए, पानी टाइम पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर वो सुविधा। आगे बढ़ते हैं साथियों। मार्क्सवाद की मूल अवधारणाएं इस प्रकार से हैं। दुनिया में कुछ भी अपने आप नहीं होता। हम अपनी चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसमें कारण और प्रभाव का संबंध होता है, कि इसका क्या कारण है और क्या प्रभाव है। कोई भी चीज़ हम अपने चारों ओर देख रहे हैं तो उसमें क्या कारण है और क्या प्रभाव है, इसका संबंध देखा जाता है। उत्पादन के संबंध समाज के आधार के रूप में कारण प्रदान करते हैं, जबकि उत्पादक की ताकतें प्रभाव का निर्माण करती हैं। अभी देखिए साथियों, जहाँ पर उत्पादन शब्द प्रयोग हुआ, उत्पादन मतलब वे वस्तुएं जो भौतिक वस्तुएं हैं, एसी, फ्रिज, टीवी, है ना, हर चीज़ जिसका उत्पादन, प्रोडक्शन होता है, कारखानों में होता है। कोई किसान है वो भी उत्पादन कर रहा है, कोई प्याज उगा रहा है, कोई मूली उगा रहा है, गाजर उगा रहा है, मिर्च उगा रहा है, कुछ भी। ठीक है, आगे साथियों, ये तो उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन जिसे हम बोलते हैं। आगे एक है उत्पादक, इसे क्या बोलेंगे हम? ओनर। क्या बोलेंगे हम?
ओनर, मालिक जिसे हम कहते हैं साथियों, मालिक। और ये व्यक्ति जो है, उत्पादक जो है, वो क्या करता है, प्रभावित करता है। किसको, उत्पादन को प्रभावित करता है। चीज़ें क्या होती हैं, महंगी होती हैं। क्यों, अभी देख लीजिए कि 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना है, 10 रुपये। कितना है साथियों, 10 रुपये प्याज का मूल्य है 1 किलो। ठीक है। अभी कुछ बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उन्होंने कहा यार प्याज की तो कीमत ही नहीं कोई रह रही है। ठीक है। या फिर क्या हुआ, बड़े बड़े व्यापारी कब फ़ायदा लेते हैं, तब फ़ायदा लेते हैं देख साथियों कि समझ लीजिए कि बारिश हो गई, प्याज की जो फसल है वो बर्बाद हो गई खेतों में ही। तो उस वक्त क्या होता है, जो जो भी उनके पास प्याज पड़ा हुआ है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसका उसका स्टोर करना शुरू कर दिया, उसका भंडार करना शुरू कर दिया। वो मार्केट तक पहुंचा ही नहीं। ठीक है। वो प्याज मार्केट तक पहुंचा ही नहीं, उसका भंडारण कर लिया गया। ठीक है जी, छुपा लिया गया। तो इस तरह से चीज़ जो है महंगी होना शुरू हो गई, मार्केट तक तो पहुंच नहीं रहा है। जो पहुंच रहा है वो 10 रुपये के बजाय वो 120 रुपये प्याज जो है मिल रहा है 1 किलो का। तो इस प्रकार से उत्पादक जो है, ओनर जो है, वो उत्पादन को प्रभावित करता है। ठीक है साथियों, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें महंगी मिलना शुरू हो जाती हैं। आगे साथियों पढ़ते हैं मार्क्सवाद की मूल अवधारणाएं। तो उन्होंने पहला कहा कि उत्पादक की ताकतें जो हैं प्रोडक्शन, उत्पादन में प्रभावित करती हैं। आगे, वास्तविक विकास सदैव भौतिक विकास है। कहता है मार्क्सवाद, क्या कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है यार जो असली विकास है ना, डेवलपमेंट, वो भौतिक चीज़ों का है। ठीक है। पेट्रोल रेट देखो इस वक्त कितना पहुंच गया है। ठीक है। ये भौतिक चीज़, कहता है कि असली विकास इन चीज़ों का है। ठीक है ना, पेट्रोल का विकास नहीं चाहिए हमें, पेट्रोल कम चाहिए, लेकिन विकास जो है हम वो ये है कि लोगों को वो सुख सुविधाएं, पानी टाइम पर आ रहा है कि नहीं, पेट्रोल सस्ता है या नहीं, ये असली विकास है। ये नहीं विकास कि भैया पेट्रोल का दाम आप 100 रुपये के ऊपर बढ़ा दो अचानक से, हर रोज़ 25 पैसे 50 पैसे कर करके आपने दाम बढ़ा दिया। भाई 10 दिन में इतना बढ़ गया, 2 रुपये बढ़ गया, 4 रुपये, लोगों को पता तक नहीं चल रहा कैसे बढ़ रहा है भैया। ठीक है। तो असली जो विकास है वो भौतिक विकास है, कि लोगों की सुख सुविधाएं की जो वस्तुएं हैं वो उनको मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, जिसको आर्थिक विकास भी कहा जा रहा है। लोग 3 वक्त का खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, लोग घरों में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं। ये भी इन्होंने कहा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं है ना व्यक्ति की, रोटी कपड़ा मकान पहले हुआ करता था, आज तो व्यक्ति को एसी भी चाहिए, पंखा चाहिए, सब कुछ चाहिए भाई। ठीक है ना, अभी लाइट भी चाहिए, बहुत बहुमूल्य चीज़ हो गई है। तो उत्पादक ताकतों का प्रगतिशील विकास विकास के प्रगतिशील स्तर की ओर संकेत करता है। ठीक है। तो जो उत्पादक है, ओनर है, वो उसका विकास कर सकता है अगर करे तो। ठीक है। आगे साथियों, भौतिक मतलब आर्थिक घटक व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में ही प्रमुख घटक हैं। ओके। जो आर्थिक घटक होते हैं, जितनी भी आर्थिक चीज़ें हैं, वो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट घटक भी कह सकते हैं। आगे साथियों, मनुष्य और समाज भौतिक मनुष्य सामाजिक भौतिक विकास की विशेष अवस्था में पैदा होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, समाज में पैदा होता है और जो आसपास चीज़ें देखता है ना, उसी अवस्था में पैदा होता है। चाहे बचपन से ही उसको खिलौने क्यों न देने शुरू कर दिए जाएं खेलने के लिए, वो भी एक प्रकार का भौतिक चीज़ें ही तो हैं। एक अमीर व्यक्ति खिलौने दे सकता है, गरीब व्यक्ति तो कुछ नहीं दे सकता है ना, पत्थर के अलावा। आगे साथियों, एक ऐसी सामाजिक स्थिति में जो उसके स्वतंत्र अस्तित्व में है, परंतु सक्रिय होने के कारण मनुष्य अपनी सामाजिक स्थिति स्वयं निर्मित करता है। मार्क्स ने कहा, क्या कहा, मार्क्स ने कहा था कि मनुष्य इतिहास में पैदा होता है परंतु वह इतिहास बनाता है। आगे, सामाजिक वर्ग विशेष रूप से विरोधी वर्ग, ठीक है, विरोधी वर्ग अपने संघर्ष के माध्यम से तथा क्रांति की प्रक्रिया का अनुसरण करके आगे की ओर बढ़ता है। इसी कारण मार्क्सवाद कहते हैं प्रत्येक आने वाला समाज पिछले समाज से बेहतर होता है। आज भी अगर हम देख रहे हैं तो आगे वाला जो समाज है वो बेहतर ही होगा। आज से लगभग 10 साल पहले मोबाइल इतने ज़्यादा प्रयोग भी नहीं हुआ करते थे, आज बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है। तो आने वाला समय में और बेहतर होगा। अभी पता नहीं कौन सी सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं, वस्तु हमारे लिए निर्मित कर देंगे वैज्ञानिक। आगे साथियों, क्रांतियों का अर्थ
पूर्ण रूप से या समग्र परिवर्तन, ठीक है। क्रांति जो अर्थ है वो पूर्ण रूपेण या समग्र परिवर्तन है। जो बोले कि पूर्ण रूपेण और समग्र परिवर्तन एक ही चीज़ है, सभी चीज़ों में परिवर्तन हो जाना, यही होता है क्रांति का अर्थ। वे नकारात्मक ताकत नहीं है, परंतु जैसा कि मार्क्स ने कहा कि वे इतिहास के इंजन हैं। जब क्रांतियाँ की जाएंगी या की जाएं और सफल हो जाएं तो क्रांतियाँ समाज के विकास को उच्चतर अवस्था में ले जाती हैं। आगे साथियों, वर्ग समाज का परिणाम होने के कारण राज्य एक वर्ग संस्था है। ये मार्क्सवाद के जो है कार्ल मार्क्स के विचार पढ़ रहे हैं हम। वर्ग समाज एक समाज है, समाज का वर्ग है, ठीक है। तो राज्य एक वर्ग संस्था है। वर्ग समाज का परिणाम होने के कारण राज्य एक वर्ग संस्था है। यह ना तो निष्पक्ष है और ना ही न्यायपूर्ण, यह एक वर्ग संस्था है, ठीक है। यह पक्षपातपूर्ण, दमनकारी, शोषणकारी संस्था है। यह प्रभुत्वशाली वर्ग की सेवा के लिए अस्तित्व में है, ठीक है। प्रभुत्वशाली, अभी देखो साथियों क्या कहा जा रहा है इसके द्वारा, वह कह रहा है कि जो मजदूर वर्ग है, जो थोड़ा सा जिनकी आर्थिक हालत इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो क्या करता है, वो प्रभुत्वशाली या पूंजीपतियों के लिए सेवा के अस्तित्व में ही आया है, ऐसा माना जाता है। मार्क्सवाद का कहना ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। उस वर्ग का यही हथियार है। क्या हथियार है? उसके पास शक्ति है, पूंजीपतियों के पास शक्ति है, लेकिन मजदूर वर्ग को हमेशा ही उनके अधीन रहना पड़ता है। कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। पूंजीवादी समाज में पूंजीवादी राज्य पूंजीवादियों के हितों की रक्षा और उन्हें प्रोत्साहित करता है। ये कह रहा है कि पूंजीवादी राज्य में, पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों की ही रक्षा की जाती है। जैसे फ्रांस और जर्मनी के शासकों, वहाँ की सरकारों के बारे में बोला था उन्होंने। और जबकि समाजवादी समाज में यह कामगार समाज के हितों की रक्षा और उनको प्रोत्साहन करता है। तो क्या कहा जा रहा है कि समाजवादी जो समाज होता है ना, जहाँ पर समाजवाद, जहाँ पर समाज की ही सरकार होती है, वहाँ पर क्या होता है, समाज के हितों की, जो कामगार लोग हैं, छोटे मोटे लोग जो काम करते हैं कोई भी वर्ग के, वहाँ उनके हितों की रक्षा की जाती है। लेकिन जर्मनी और फ्रांस की सरकारों को उन्होंने भाई आईना दिखा दिया कि ये जेब सरकारें पूंजीपतियों की है। अभी देखो साथियों, चाइना का प्रोडक्ट पूरी दुनिया में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने कामगार लोग ढूंढे, ठीक है ना, फैक्ट्रियां लगाई और फैक्ट्रियों में उन कामगार लोगों को लगाया। आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर उनकी वस्तुएं नहीं मिलती हैं, ठीक है ना। आज आईफोन जैसे प्रोडक्ट जो कि अमेरिका के हैं, उनके भी पार्ट्स जो हैं वो बनते हैं चाइना में। तो जहां तक उन्होंने अपने देश को बना लिया भैया। तो यही है कि समाजवाद वहाँ पर है, लेकिन लोगों के हितों की रक्षा तो हो रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि वहाँ की प्राइवेसी, वहाँ लोग अपना जीवन जो है बाहर के लोगों के साथ संपर्क करके नहीं जी सकते हैं इस प्रकार से। कहीं कहीं अच्छा है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हम कह सकते हैं। आगे साथ ही समय के साथ जब समाजवादी समाज पूरी तरह साम्यवादी हो जाएगा, तब समाज स्वतः विलुप्त हो जाएगा। उसने कहा तब राज्य स्वतः मतलब अपने आप ही विलुप्त हो जाएगा, जब समाज पूरी तरह से साम्यवादी, ठीक है ना, अपने आप पर डिपेंड हो जाएगा। ओके, साम्यवादी की धारणा क्या है? पूंजीपतियों और सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग के आपस की जो खाई है, बीच की जो खाई है ना, उसको कम कर देगा, एक लेवल का ला देना। और मुझे लगता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी यहाँ पर गलत पड़ेगी, क्योंकि पूंजीपति और गरीब वर्ग ये कभी भी एक समान खड़े नहीं हो पाएंगे, कभी भी नहीं, हम जितना मर्जी प्रयास करें, ठीक है। आगे साथियों, बाकी अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, थोड़ा सा नोट है जी। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य के स्वतः विलुप्त हो जाने के का जो अर्थ है वो है राज्य का गायब हो जाना, अर्थात धीरे धीरे और क्रमशः राज्य का ढांचा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। वो देश रखना ही नहीं चाहते थे, वो कहते थे एक समाज होना चाहिए जिसमें पूंजीपतियों और सर्वहारा वर्ग एक समान हो, एक ही पूंजीपति की हालत जो है वो सर्वहारा वर्ग के समान हो। मतलब पूंजीपतियों के पास पैसा उतना ही हो जितना उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक हो साथियों। जितनी आवश्यकता उनको सिर्फ खाने पीने के लिए है, और थोड़ी बहुत हम कह सकते हैं कि उनके हितों की रक्षा, ठीक है, बस इतना ही, जितना कि एक जीवन जीने के लिए है, ठीक है। किसी के हितों को मारकर, हकों को मारकर नहीं जीना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। और राज्य की कल्पना भी नहीं करते हैं, वो कहते हैं एक समाज होना चाहिए, ठीक है, जिसमें सब बराबर हों। आगे बढ़ते हैं साथियों।
इस प्रकार मार्क्सवाद साम्यवाद समाज के उच्चतम रूप की वकालत करता है, जहां मनुष्य अपनी इच्छा से काम करेगा। वो कहते हैं कि साम्यवाद समाज के उच्चतम रूप की वकालत करता है। कौन? मार्क्सवाद कहता है कि साम्यवाद समाज के उच्चतम रूप की वकालत करता है, जहां मनुष्य अपनी इच्छा का काम करेगा और अपनी आवश्यकता से प्राप्त करेगा, अर्थात प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये मार्क्सवाद की थ्योरी कि समाज कैसा हो। साथियों, वही चीज़ करवाएंगे जो इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सही है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी मार्क्सवाद की एक अन्य विशेषता मानी जाती है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसलिए आपको करवा रहा हूँ। मार्क्स कहता है कि मजदूर अर्थात कामगार जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, वस्तु को उत्पादित करते समय उसमें मूल्य निर्मित करता है। ठीक है, मजदूर और कामगार वस्तु को उत्पादित करते समय उसमें मूल्य निर्मित करता है, लेकिन वह जो मूल्य है उसको नहीं मिल पाता है जिसका वह उत्पादन करता है। उसे केवल वेतन मिलता है, और वेतन से ऊपर जो कुछ होता है वह मालिक ले जाता है। यह अतिरिक्त मूल्य है। जो अधिक कुछ प्रॉफिट वगैरह होता है मालिक ले जाता है, यह अधिक मूल्य है। अतिरिक्त मूल्य श्रमिक द्वारा उत्पादित मूल्य और उसे प्राप्त होने वाला वेतन के बीच का अंतर है। क्या कहा जा रहा है? अतिरिक्त मूल्य क्या है? श्रमिक द्वारा उत्पादित मूल्य। ठीक है, जो श्रमिक है, कोई मजदूर है, उसने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, उसने को उसका निर्मित मूल्य कर दिया कि निर्धारित कर दिया कि हाँ इसको इस प्राइस में बेचा जाएगा, उससे प्राप्त होने वाला वेतन के बीच में अंतर है। ठीक है, समझ लीजिए कि एक कामगार या मजदूर है, उसने 50 रुपये में वस्तु बनाई, लेकिन उसको उसका कितने रुपये मिले? सिर्फ 20 रुपये मिले। ठीक है, और जो सही रेट था वो था 50, तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया? यही है अतिरिक्त मूल्य, 30 रुपये। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे आप लोग जैसे मैं समझा रहा हूँ। सरल शब्दों में मजदूर को वेतन प्राप्त होता है और मालिक को लाभ। यह अतिरिक्त मूल्य धनी को और धनी बना देता है और निर्धन को और निर्धन बना देता है। अतिरिक्त मूल्य के दम पर ही पूंजीपति पनपते हैं, यही तो कहा जा रहा है। एक शिल्पकार है, समझ लीजिए साथी, एक टोकरी बनाई उसने, ठीक है, उसका मूल्य उसने रख दिया 50 रुपये। मैं दुकानदार को बहुत सारी वो समझ लीजिए कि 100 टोकरियाँ बना कर ले जाता है कि दुकानदार बेच देगा। दुकानदार उसके लिए मालिक हुआ, तो उसने दुकानदार के पास जाना सही समझा। उसने 50 रुपये प्रत्येक टोकरी का मूल्य रखा हुआ था। उसने कहा कि 50 रुपये प्रत्येक टोकरी का मूल्य है, आप जी ले लीजिए और मुझे इसका धन जो है, जो भी इसका प्राइस है, मुझे दे दीजिए। लेकिन दुकानदार जो है वो तो अपनी अड़ी पर था, तो उसने 50 की बजाय उसको 30 रुपये प्रति टोकरी दे दिए। ठीक है, 50 रुपये से 30 रुपये उसको प्रति टोकरी दिए। अभी 20 रुपये का अतिरिक्त मूल्य हो गया, लेकिन उसी दुकानदार ने वो 50 रुपये वाली टोकरी जो है कितने में बेची? 100 रुपये में, 100 रुपये में बेची, तो कितना धन कमा लिया? ये भी अतिरिक्त मूल्य में शामिल हो गया साथियों। तो वही सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है साथियों। वैसे तो बहुत लंबी वीडियो बना सकता हूँ इसके ऊपर, तो साथियों आपको बताऊँ 4-5 घंटे का लेक्चर हो सकता है, इतना बड़ा सिद्धांत और इतना रोचक सिद्धांत है ये। लेकिन फिर भी हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना परीक्षाओं के दृष्टिकोण के लिए अच्छा है। आगे पढ़ते हैं साथियों। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्सवाद का एक अन्य सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का। बहुत आसान साथियों, इसमें कोई मैथ्स की तरह कोई रूल्स नहीं है, बस समझिए आप क्या कहना चाह रहा है मार्क्सवाद के विचार में आज तक का इतिहास विरोधी वर्गों के बीच वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। वर्ग संघर्ष वर्ग समाजों की विशेषता है। वर्गहीन समाजों में कोई वर्ग संघर्ष नहीं करते हैं। कहता है कि जो लोग गुट में नहीं रहते उनमें कोई संघर्ष भी नहीं रहता है, क्योंकि ऐसे समाजों में कोई विरोध वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है ना। वर्ग समाजों मतलब दास रखने वाले समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी समाज, कई हो सकते हैं जो समाज। ठीक है, वर्ग समाज कई प्रकार के हो सकते हैं। इनमें वर्ग संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: आर्थिक, सिद्धांतिक और राजनीतिक। ठीक है, जो वर्ग हैं, वर्ग हम समाज में रह रहे हैं ना साथियों, तो एक संघर्ष चलता है। जैसे अभी हमारा संघर्ष चल रहा है कि यार पंजाब सरकार पोस्टें क्यों नहीं निकाल रही हिंदी पंजाबी वालों की, तो ये हमारा वर्ग है, हमारा वर्ग बन चुका है। हम जितने भी हिंदी पंजाबी SST वाले टीचर हैं वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई नौकरी निकालो, स्कूलों में इतने सारे पद खाली हैं इन पोस्टों के, तो क्यों नहीं निकाल रही है। तो ये सब वर्ग संघर्ष के द्वारा हो रहा है। हमारा जो
जो संघर्ष है वो आर्थिक भी है और सैद्धांतिक भी है और राजनीतिक भी है। मैं तीनों कहूँगा, पॉलिटिक्स से है ना, पॉलिटिक्स से लड़ना पड़ रहा है अभी। तो मार्क्सवाद क्रांति की पैरवी करता है। मार्क्सवाद कहता है कि जो बंदा क्रांति ही नहीं कर सकता वो निरर्थक है भाई, उसको समाज में रहना ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ जैसे क्रांति साथी ये नहीं है कि वहाँ जाकर आंदोलन में ही भीड़ इकट्ठी करना, घर से भी क्रांति हो सकती है। आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा माध्यम बन चुका है। तो मार्क्सवाद क्रांति की पैरवी करता है। मार्क्सवादी कहते हैं कि क्रांतियाँ इतिहास का क्या होती हैं, इंजन होती हैं। क्रांतियाँ तब होती हैं जब उत्पादन के संबंधों का उत्पादन की ताकतों के साथ संघर्ष होता है। क्या मैंने समझाया ना पीछे, उत्पादन क्या है, उत्पादन मतलब कि जो कोई चीज़ प्रोडक्ट की गई, मतलब कि समझ लो कोई आलू उगाएगा बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, फिर वो मंडी में बेचने के लिए गए लोग, किसान लोग, लेकिन उसको उसका दाम नहीं मिला, फिर लोगों ने संघर्ष किया। तो यही तो है साथियों, यही समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो उत्पादन की नई पद्धति की ओर ले जाता है वह समाज के पूर्ण परिवर्तन लाता है। तो जो क्रांतियाँ होती हैं ना, बड़े बड़े संघर्ष पूंजीपतियों के विरुद्ध जो क्रांतियाँ लाती हैं, यदि संभव हो तो बिना हिंसा के, और यदि अवश्य हो तो हिंसा से भी क्रांतियाँ होती हैं। तो जहाँ पर मार्क्सवाद थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। अगर हम रूस की बात करें, चीन की बात करें, तो अगर वहाँ पर आज समाजवाद फैला है, अच्छी प्रकार से समाजवाद तो नहीं आया, लेकिन मैं कहूँगा काफ़ी हद तक वो लोग सक्षम हुए हैं आर्थिक तौर पर। तो उसके लिए हिंसा भी बहुत बड़ा कारण रहा है। चाहे लेनिन ने हज़ारों लोगों की हत्या करवा दी हो, चाहे माओ त्से तुंग ने हज़ारों लाखों लोगों की हत्या करवा दी हो। ठीक है, क्रांतियाँ परिवर्तन की सूचक हैं। पूर्ण रूपेण परिवर्तन, समग्र परिवर्तन, एक समाज के मूल चरित्र में परिवर्तन, वे सामाजिक विकास की उच्चतर अवस्था के आगमन की द्योतक हैं और मार्क्सवादी क्रांति को एक सकारात्मक घटना मानते हैं। तो वर्ग संघर्ष, जहाँ पर वर्ग होगा, एक वर्ग रह रहा होगा, उसमें संघर्ष भी होगा। जो गरीब वर्ग है, आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग है, सर्वहारा मजदूर वर्ग है, कामगार लोग हैं, वो अपने हकों के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे, उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे साथियों क्या कहा जा रहा है, सर्वहारा की तानाशाही का अर्थ। सर्वहारा, ठीक है, सर्वहारा वर्ग, तो सर्वहारा की तानाशाही का अर्थ है कामगार वर्ग का शासन। ठीक है, कामगार वर्ग जो कि मजदूर वर्ग है, उनका शासन लेकर आना, यही कहा जा रहा है। यह पूंजीवादी समाज के बाद आने वाली समाजवादी समाजों में कामगारों का राज्य, ये है समाजवादियों जो बोले कि मार्क्सवाद की धारा क्या कहती है कि कामगार वर्ग जो है उसका शासन होना चाहिए, पूंजीपतियों का नहीं होना चाहिए। समाजवादी समाज में सर्वहारा की तानाशाही उसी भाव में है जैसे पूंजीवादी समाज में पूंजीपतियों की तानाशाही। वहाँ पूंजीपति अपनी इच्छा अनुसार शासन चलाते हैं, ठीक है, जो करते हैं, जहाँ कामगारों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं। तो ये बुरी बात नहीं कहा गया सर्वहारा मतलब मजदूर वर्ग, इनकी तानाशाही मतलब उनकी अपनी सरकार हो, अपने लोगों के लिए काम होने चाहिए। अभी पूंजीपति क्या करते हैं, पूंजीपतियों के लिए काम हो रहे हैं। अभी देखो मोदी जी ने अंबानी को और ज़्यादा अमीर बना दिया है। ठीक है, मैं मोदी समर्थक भी नहीं हूँ, मैं ना ही एंटी मोदी हूँ, लेकिन अभी जो सच है सच है। ठीक है ना, उस बंदे को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना दिया। कैसे बना दिए, जियो को बहुत ज़्यादा समर्थन किया और जो BSNL है सरकारी कंपनी, उसको बिठा दिया। तो जहाँ पर हम कह सकते हैं कि अमीर लोगों की सरकार बन गई, तो पूंजीपतियों को समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है ना, तो जहाँ 8 घंटे काम करने पर कहा गया था कारखानों में, अभी वहाँ पर 12 घंटे कर लिया जा रहा है काम। तो ये गलत बात है ना। आगे साथियों, इस पर मार्क्स स्पष्ट करता है, क्या स्पष्ट करता है, कामगार वर्ग पर क्या स्पष्ट कर रहा है वो कहता है कि सर्वहारा की तानाशाही कामगारों का राज्य पूंजीवाद समाज और साम्यवादी समाज के बीच अंतरिम और प्रबंध के रूप में कार्य करता है। एक बार समाजवादी समाज की स्थापना हो जाने के बाद कामगारों के राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अर्थात धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। फिर कहता है राज्य की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, तो राज्य का समर्थन नहीं करते हैं मार्क्सवादी, कहते हैं राज्य होना ही नहीं चाहिए, विलुप्त हो जाएगा यदि समाजवाद आ जाएगा। समाजवाद मतलब कामगार लोगों की, मजदूर लोगों की सरकार यदि आ जाएगी। ठीक है, आगे लेनिन का आग्रह था कि बुर्जुआ राज्य से सर्वहारा की तानाशाही गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही स्तरों पर बेहतर है, क्योंकि यह मुट्ठी भर पूंजीपतियों के बजाय बेशुमार कामगारों के हितों और कल्याण की देखभाल करता है। तो बुर्जुआ राज्य से सर्वहारा की तानाशाही, उन्होंने कहा, गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों ही
पक्षों से बेहतर है। आगे साथियों अंतिम टॉपिक है, अंतिम पैरा। पूंजीवादी समाज के बाद आने वाले समाजवादी समाज की समाप्ति के बाद एक वर्गहीन समाज की स्थापना होती है। कहता है जब पूंजीवादी समाज समाप्त हो जाएगा ना, फिर उसके बाद जब सब एक, समाप्त नहीं करना, मार देना उनको, अमीर लोगों को, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके पास से संपत्ति छीन लो, जो अत्यधिक संपत्ति है, ठीक है ना। तो ऐसे एक समान हो जाएगा वर्ग, तो गरीब वर्ग के समान उनको कर दो भाई। ये नहीं है कि गरीब को गरीब रहना दिया जाए, तो बल्कि पूंजीपतियों की जो संपत्ति है वो गरीबों को दे दी जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है, ठीक है। यह इस अर्थ में वर्गहीन समाज है कि सभी कामगार भले ही जहाँ भी काम करते हों, कार्यालय में, कारखाने, खेतों में, प्रत्येक अपनी योग्यता अनुसार नौकरी प्राप्त करता है, ठीक है। तो कहा यही जा रहा है कि पूंजीवादी समाज के बाद आने वाले समाजवादी समाज की समाप्ति के बाद एक वर्गहीन समाज की स्थापना होती है। ओके, आगे तो प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार काम मिलता रहे, और समाज के बाद आने वाला साम्यवादी समाज वर्गहीन और राज्यविहीन समाज दोनों ही रहेगा। तो ये वर्ग संघर्ष जो आपस में हमेशा ही वर्ग के भी संघर्ष चलता रहता है, कोई भी वर्ग हो, जैसे हमारा वर्ग है अभी टीचर्स का, वो संघर्ष कर रहा है सरकार के खिलाफ, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो समाज के क्षेत्र में जो काम होने हैं उनको समाजवाद कहा गया, जो समाज के प्रति निष्ठा रखता हो, मजदूरों के लिए, सोसाइटी के लिए समाजवाद। राजनीति क्षेत्र में उसको कहा गया साम्यवाद, ठीक है, इसी समाजवाद को। और दार्शनिक दृष्टिकोण से उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया, और मार्क्सवाद भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और हिंदी में मार्क्सवाद को प्रगतिवाद भी कहा जाता है, समाजवाद भी कहा जाता है। तो ये एक दूसरे के प्रायवाची हैं, अलग अलग फील्ड में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। आज की वीडियो में साथियों इतना ही बहुत है, इतना जानना मुझे लगता है। मार्क्सवाद की थ्योरी आपको पता चल गया होगा किस प्रकार से शोषण होता है, ठीक है। तो यही कहता है मार्क्सवाद एक लेवल में आ जाना। तो साथियों कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हमने पढ़ा अभी, और जो बातें इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षाएं पूछी जा सकती हैं, वही हमने आपके सामने रखा। कार्ल मार्क्स का जीवन यापन आपको बताया मैंने। 1818 से लेकर 1883 ईस्वी तक उनका समय काल माना जाता है, और उनकी पुस्तकें हैं दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो इनका प्रकाशन वर्ष भी साथ में दिया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है। और आज की इस वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।